पीरियोडिक टेबल कर रहे थे और पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने करना स्टार्ट कर लिया था। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको साइज ऑफ एटम, आयंस, ये सब करवाया था, है ना। एटॉमिक साइज करवा रहे थे आपको। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कर लिया था। अब आज कुछ टाइप ऑफ रेडियस की हम बात करेंगे। साइज रेडियस को कुछ खास कैटेगरी में, कुछ खास क्लास में डिवाइड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में टाइप्स ऑफ रेडियस की आज हम बात करेंगे। रेडियस को कुछ कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। दे आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दूसरा है इसमें कोवेलेंट रेडियस, और तीसरा है वैन डेर वाल्स रेडियस। ये तीन तरह के रेडियस हम डिफाइन करते हैं: एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डेर वाल्स रेडियस। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। क्या होता है एटॉमिक रेडियस? न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस, दिस वी कॉल एटॉमिक रेडियस। हम तो इसी की बात ही करते आ रहे हैं, ये तो मालूम है। देन कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? आप सबने इतना जरूर सुना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ionic bond is formed by transfer of electrons and covalent bond is formed by sharing of electrons। सुना है ना सबने बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ हैं एटम में? न्यूक्लियस के बाहर। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and electrons remain in orbitals. So actually sharing of electron is sharing of orbitals. जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, ये हो गया एटम नंबर 1, ये हो गया एटम नंबर 2। जब दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों कुछ पार्ट शेयर करते हैं, यानी कि कुछ पार्ट दोनों के ओवरलैप कर जाते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड?
यहां पे न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देख रहे हो? इस डिस्टेंस को, अगर हम न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को सपोज करो d कहें, तो कोवेलेंट रेडियस इज d/2. This d/2 is covalent radius. समझ रहे हैं? This d/2 is covalent radius, and this distance is still atomic radius r, ये वाला. आपको क्या लगता है, ये d/2 स्मॉलर देन r होगा? ये d जो डिस्टेंस है ये 2r से कम है कि नहीं? क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे के अंदर घुस गया है थोड़ा थोड़ा. So this d is less than 2r. d is less than 2r, and therefore covalent radius, which is d/2, is less than r atomic radius. So how can we define this covalent radius now? Covalent radius is half of the internuclear distance. दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? Internuclear distance. Covalent radius is half of the internuclear distance of the covalently bonded atoms. दो covalently bonded atom के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को, आधे को हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं. सो नाउ वी कैन डिफाइन दिस कोवेलेंट रेडियस. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. कोवेलेंट रेडियस इज half of the internuclear distance. Half of the internuclear distance between covalently bonded atoms. Now see, it will be true only if these two atoms are identical. अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तब तो ये डेफिनेशन ट्रू होगा. लाइक अगर हम बात करें कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक क्लोरीन, तब तो ये बात ट्रू होगा कि दो बॉन्डेड क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस. लेकिन
क्या होगा अगर ये डिफरेंट एटम हो? यहां तो हम कह लेंगे कोवेलेंट रेडियस इज d/2। लेकिन तब क्या होगा अगर डिफरेंट एटम हो? से एक कोई मॉलिक्यूल हम लें FCl, लेफ्ट टू राइट साइज decreases, top to bottom size increases, so F is smaller than chlorine. Clear? फ्लोरीन छोटा है क्लोरीन से, रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ क्लोरीन। कोई शक? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, सो क्लोरीन इज बिगर। सो if we consider these two halogen forming a covalent bond, qualitatively it will appear like this. ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये हो गया दोनों का न्यूक्लियस। अब यहां पे कोवेलेंट रेडियस कैसे डिफाइन होगा, ध्यान से सुनना। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये d डिस्टेंस क्या कहा जाएगा? R कोवेलेंट ऑफ फ्लोरीन प्लस R कोवेलेंट ऑफ क्लोरीन। समझा कुछ आपने? इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन unlike atoms, internuclear distance is sum of their covalent radii, sum of covalent radii, and this covalent radii of individual atom is determined assuming bond between like atom. Means how this R covalent of fluorine will be determined? Here internuclear distance between 2F divided by the distance divided by 2, covalent radius of chlorine d of chlorine by 2, and using them we can determine the internuclear distance between chlorine and fluorine in ClF. So in covalent bond between different atoms, sum of their covalent radius will be internuclear distance. समझ गया? तो इस तरह से हम कोवेलेंट रेडियस बेसिकली डिफाइन होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में, वो मॉलिक्यूल जिसमें आइडेंटिकल एटम्स हों। डिफरेंट एटम अगर हो तो उसमें कोवेलेंट रेडियस का सम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। समझ गए ना? देन लेफ्ट इज वेंडरवाल रेडियस, देन इज वेंडरवाल रेडियस। क्या चीज? दो डिफरेंट एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस उनके कोवेलेंट रेडियस के सम के बराबर होगा। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है ना, दोनों का कोवेलेंट रेडियस अलग होगा, तो यहाँ पे d/2 एवरेज नहीं कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस किसका अलग अलग बोलना पड़ेगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, और उनका सम जो होगा वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। जबकि आइडेंटिकल एटम अगर है तो दोनों का साइज इक्वल होगा, और इसलिए जस्ट d/2 कोवेलेंट रेडियस कहा जाएगा। ठीक? देन थर्ड इज वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल्स रेडियस
इमेजिन करो कोई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इमेजिन करो एक सिचुएशन फ्लोरीन गैस का, किसी कंटेनर में, किसी फ्लास्क में फ्लोरीन गैस है। अब आपको मालूम है कि फ्लोरीन में दो फ्लोरीन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। दो फ्लोरीन एटम कुछ इस तरह से आपस में बॉन्डेड होगा। ये एक फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया, और उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सम ऑफ देयर कोवेलेंट रेडियस। दिस d is 2 times कोवेलेंट रेडियस। ये वाला डिस्टेंस तो आपको पता ही है, इसको सिंपली एटॉमिक रेडियस हम कहते हैं। अब कंटेनर में तो कई फ्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, एक ही तो होगा नहीं, होंगे ना। अब इमेजिन करो इस फ्लोरीन के बिल्कुल पड़ोस वाला एक और फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का। अगर दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम, ये देखो दो अलग मॉलिक्यूल हैं F2, उनके एडजेसेंट एटम, उनके सबसे पास वाले एटम, तो उनके पास वाले एटम तो यही है ना, ये वाला और ये वाला। उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का लें, और अगर ये d डैश है, तो d डैश बाई 2 को कहा जाता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल्स रेडियस इज हियर d डैश बाई 2। समझ गए? इस d डैश बाई 2 को हम वंडरवाल रेडियस कहेंगे। तो अब आपके सामने तीनों सिचुएशन है, एटॉमिक रेडियस r, कोवेलेंट रेडियस d बाई 2, वंडरवाल रेडियस d डैश बाई 2। आपको पता है कि ये d लेस देन 2r है, लेकिन ये d डैश इन सबसे बड़ा है। अरे भाई, ये अगर ये दोनों, ये वाला एटम, अगर ये वाला एटम, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ये वाला एटम इसके टच में आ जाता, तब जाके दो स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r होता। टच में तो है नहीं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम d डैश कह रहे हैं, ये 2r से तो ज्यादा ही होगा। अरे होगा कि नहीं? और इसलिए क्या रिलेशन यहां से आया कि d डैश बाई 2 ग्रेटर देन r विच इज ग्रेटर देन d बाई 2। ये वाला टर्म क्या है? कोवेलेंट रेडियस, ये वाला एटॉमिक रेडियस, और ये वाला वैंडरवाल रेडियस। किससे बड़ा? अच्छा ये बताओ,
अगर इसका रेडियस r है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 2r होगा। अगर उसी को ऐसे करके लिखें तो ये डिस्टेंस 2r से कम नहीं है। और अगर ऐसे करके लिखें तो ये डिस्टेंस 2r से ज़्यादा नहीं है। तो यही तो है d डैश। अब समझ में आया? So now we have defined three type of radius: atomic radius, covalent radius and van der Waals radius. तो van der Waals radius को अगर डिफाइन करना हो, स्टेटमेंट देना हो, तो van der Waals radius is half of the internuclear distance, half of the internuclear distance between the adjacent non-bonded atoms. देखो ध्यान से, ये दोनों एडजेसेंट भी है और नॉन बॉन्डेड है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। दो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का आधा को वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। यही हुआ ना। सो वैन डर वाल रेडियस, लेट अस डिफाइन इट। Van der Waals radius is half of the internuclear distance, half of the internuclear distance between the adjacent atoms, adjacent non bonded atoms, adjacent केवल नहीं, adjacent between adjacent non bonded atoms। समझ गए ना? तो ये था अबाउट रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस मेनली किसके लिए डिफाइन होता है? नॉन बॉन्डेड एटम कौन होते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, और इसलिए नोबल गैस के लिए मोस्ट सुटेबल रेडियस क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि नोबल गैस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। तो जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का आधा को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। एंड द मोर इंपॉर्टेंट इज रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टाइप ऑफ रेडियस: smallest covalent radius, largest van der Waals radius, in between atomic radius. So that is all about टाइप ऑफ रेडियस। तो अब जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आज चलें, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी IE, also called ionization enthalpy। इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं।
मीन्स नोबल गैस में एटॉमिक रेडियस ही वैन डर वाल, बिल्कुल सही, नोबल गैस में एटॉमिक रेडियस ही वैन डर वाल रेडियस है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि नोबल गैस तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, अब सुनोगे ध्यान से। कोई एक एलिमेंट लो इसको समझने के लिए, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, what it is? It is ground state electronic configuration. अगर इसको हम डायग्राम में ऑर्बिट्स में दिखाएं तो ये कैसे दिखेगा? एक न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया और ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में है देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। And electrons are negatively charged, so there is always electrostatic attraction by nucleus on electron, and force of attraction, as we know, is inversely proportional to square of distance. किस इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगेगा? जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन है? वही जिसको हमने मार्क कर रखा है। तो कह सकते हैं कि इट एक्सपीरियंसेस मिनिमम attraction by nucleus. अगर इस पर मिनिमम अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लग रहा है तो इसे एटम से निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगा, सबसे आसानी से यही निकल जाएगा। यानी कि ये मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है। कैन वी से? नाउ आयनाइजेशन एनर्जी, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट। पहले सुनना है, उसको बिठाना है जरा यहां पे, एंड देन फिर लिखेंगे हम लोग। पहले सुनना है एक बार केवल। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी required to knock out the most loosely held electron। ये वाला इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। Ionization energy is the minimum energy required to knock out the most loosely held electron from the ground state। ये ground state configuration है। From the ground state of a neutral गैसियस एटम। अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है, न्यूट्रल है, गैसियस स्टेट में है, तो उसमें से जो सबसे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। जिस इलेक्ट्रॉन को भी मैंने सर्किल कर रखा है, मान लो उसको निकालने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब भी निकल जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब भी लग जाएगा, निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहेंगे? उस मिनिमम एनर्जी को जहां से वो निकला, जिससे कम पे नहीं निकलता। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। लिख दूं डेफिनेशन? पक्का? चलो, जब तुम कहते हो तो लिख ही देते हैं।
आयोनाइजेशन एनर्जी is the minimum energy required to knock out, वही रिमूव करना, knock out the most loosely held electron from the ground state of a neutral gaseous atom. That is called ionization energy. समझ में आया सबको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अब मुझे ये बताओ कि इस आयोनाइजेशन एनर्जी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्या रिलेशन होगा? इमेजिन करो, अब एक एटम और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाया नहीं मैंने। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय द चार्ज Z इफेक्टिव। आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बीच वाला इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसिल करने के बाद जो बचता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। अरे सही है या नहीं? तो क्या हम कह सकते हैं ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज greater the ionization energy? Greater the effective nuclear charge, greater the ionization energy. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और करता है या नहीं? सब भूल गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। तो पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? पीरियोडिक पता नहीं। यहां देखो क्या समझाया ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा। इस तरह से हे भगवान, अरे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है या नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है कि नहीं? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में। ये कॉन्सेप्ट है ना। तुम ऐसे बात करो जैसे कि कुछ रटी रटाई बात मैंने बता दी है। नहीं, मैंने समझाया है, इसको समझ के रखना है।
आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में जो लगता है, तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में, उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गया। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी increases. Ionization energy increases from left to right in period. That is noble gas. Noble gas has maximum ionization energy. In its period. सही है या नहीं? अरे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है तो नोबेल गैस राइट मोस्ट है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। सही है ना? व्हाट इन ए ग्रुप? ग्रुप में क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी decreases from top to bottom in a group. भाई कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप 3 ले लो, ग्रुप 13, बोरन, एल्यूमिनियम। जब बोरन से एल्यूमिनियम पे जाएंगे तो क्या होगा? साइज बड़ा होगा। बोरन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1 सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस, उसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट और उसके अराउंड ये सेकेंड ऑर्बिट। ये हो गया बोरन। लेकिन एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, देखो थर्ड ऑर्बिट आ गया इसमें, यानी कि न्यूक्लियस, इसके अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट, इसके अराउंड सेकेंड ऑर्बिट और उसके अराउंड ये थर्ड ऑर्बिट। ये हो गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है? यहाँ से। बोरन में कहाँ से निकालना है? यहाँ से। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो देखो एल्यूमिनियम के केस में रेडियस बड़ा हो गया, रेडियस अगर बड़ा हो गया, ये अगर ज़्यादा हो गया तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। यानी टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर अगर हो गया तो न्यूक्लियस का उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसलिए आसानी से निकल जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉल होगी। ये बात समझ में आई सबको? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की मान लो सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड, तो अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड का तो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम सेकेंड पीरियड में, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, फिर है नियॉन।
तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और अगर हम इसी में से कोई ग्रुप ले ले फर्स्ट ग्रुप ही ले लेते हैं, लिथियम, इसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। तो लिथियम से फ्रांसियम के तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज बड़ा होते जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सबको? यानी कि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ऐसा होगा, बोलो होगा या नहीं? टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, यानी बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेगा। ये बात सबको समझ में आया? तो क्या हम कहें कि पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किस ग्रुप के एलिमेंट का होता है? फर्स्ट ग्रुप का। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप हैज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट ग्रुप। एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? लास्ट ग्रुप। वेरिएशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। लेकिन बात इतनी नहीं है, इसके बाद अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है। और याद रखना, एग्जाम में एक्सेप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, एक्सेप्शन वाला केस ज़्यादा आता है। तो आज एक एक्सेप्शन की हम बात करते हैं। लेट अस टेक exception number 1. बेरिलियम 1s2 2s2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर इसको बॉक्स में लिखें तो इसका बॉक्स डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, 1s2 2s2। लेकिन अगर हम बात करें बोरन की, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, 2p1, ये आ गया 2p1। अब केवल वैलेंस सेल देखो दोनों का। बेरिलियम का वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं? अरे 2s2 वैलेंस सेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या नहीं? जबकि बोरन का वैलेंस सेल ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड है। हमने एक रूल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन लेस देन कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन लेस देन कंप्लीटली हाफ फिल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसका वैलेंसी सेल मोर स्टेबल है? बेरिलियम का। अरे कंप्लीटली फिल्ड है, मोर स्टेबल हुआ कि नहीं? जबकि बोरन का लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस स्टेबल है। सो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आयनाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बोरन से, तो कौन वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अगर बोरन का आयनाइजेशन करेंगे, अगर बोरन का हम आयनाइजेशन करेंगे तो कौन वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यही वाला निकलेगा ना।
जरा देखो उसको निकाल के। जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सिचुएशन क्या बचेगा बोरन में? जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम तो बोरन में क्या सिचुएशन बनेगा? बोरन बन जाएगा B+ और ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p0, निकल गया P से। अब ये देखो बेरिलियम जैसा हो गया। अरे बताओ हो गया कि नहीं? अब ये स्टेबल हो गया। तो बेरिलियम बिना इलेक्ट्रॉन दिए स्टेबल है, बोरन इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो रहा है। यानी कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बोरन करेगा कि नहीं? यानी कि बोरन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है। इलेक्ट्रॉन निकालना बोरन से आसान है कंपेयर टू बेरिलियम। समझे बच्चे लोग? सो ionization energy of boron is less than ionization energy of beryllium. On what basis? On the basis of stability of electronic configuration. तो इसमें अलग क्या हुआ? How it is different? यहाँ देखो, पीरियड में बोरन बेरिलियम से आगे है। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक ट्रेंड होना किसका चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? बोरन का। लेकिन है किसका ज्यादा? बेरिलियम का। तो एक्सेप्शन हुआ ना? अरे हुआ कि नहीं? अब जरा आ जाओ वहीं पे कार्बन को भी देख लो जरा। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 and 2p2। अब देखो बोरन का भी ये लेस देन हाफ फील्ड था, कार्बन का भी ये लेस देन हाफ फील्ड है, जबकि बेरिलियम का ये कंप्लीटली फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम बोरन कार्बन में सबसे स्टेबल किसका है? बेरिलियम का। लेकिन हम ये नहीं कह देंगे अब कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आयनाइजेशन एनर्जी में फर्क केवल एडजेसेंट एटम इन ए पीरियड आएगा। समझा मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्राइटेरिया केवल एडजेसेंट एटम में लेंगे। बेरिलियम और कार्बन नॉन एडजेसेंट एटम है, इसलिए बेरिलियम और कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे, सिर्फ पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है? पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कौन है? कैप्टन नितिन थ्रोट है क्या? क्या नाम रखा था? बस आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाना। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल एडजेसेंट एटम के बीच में लगाएंगे, जिससे कि आयनाइजेशन एनर्जी में फर्क आ सकता है। अगर नॉन एडजेसेंट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट होगा, उसी को देखना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना।
सो हम कहेंगे क्या कि ऑल्दो electronic configuration of valence shell of beryllium is more stable than boron than carbon. Ionization energy of carbon is greater than ionization energy of बेरिलियम। तो क्या इससे कंक्लूजन करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी can alter the ionization energy trend only between adjacent atoms in a period। एक पीरियड में एडजेसेंट एटम के बीच में केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्राइटेरिया लेंगे और कहीं नहीं। ऐश्वर्या, गौरव, हुजैफा, नेहा, ओमकार, प्रांजलि, प्रथमेश, प्रतीक्षा, ऋषिकेश, सौरभ, सिमरन, विशाल, वाह वाह वाह, ये 5-6 लोग एब्सेंट हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी में एक एक्सेप्शन। ऐसे कई और एक्सेप्शन है जिसकी बात हम कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल देखेंगे। तो समझ में आ रहा है ना पीरियोडिक ट्रेंड वगैरह कैसे चल रहा है? चलो ठीक है बच्चे, सी यू टुमारो। अरे रोज रिकॉर्डिंग परेशान कर देता है मुझे, देखता हूँ।